हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और स्पेशली मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के वो एप्लीकेशन करेंगे जिससे हम लोग साइमल्टेनियस जो आपके लीनियर इक्वेशन होते हैं, जैसे होमोजीनियस आपका जो इक्वेशन होता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ना, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही डिटेल में जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इस ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12th में भी आपको बच्चों को आप पढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की बात करें, या अगर हम लोग बात कर ले आईआईटी वगैरह की बात कर ले, एनडीए वगैरह की बात कर ले, तो वहां पे ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। मैट्रिक्स मेथड जो है क्लास 12th में एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है आपका क्रैमर्स रूल होता है, रैंक मेथड होता है। ये सब जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। क्लास 12th में ये सब सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, और उसके लिए जो प्री रिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी, मतलब पहले से जो आपको क्या जानकारी होनी चाहिए किस चीज की, आपको 3/3 की एडजॉइंट निकालने आना चाहिए विद इन शॉर्ट सेकंड, है ना, विद इन 10 सेकंड्स अगर आप निकाले तो बेहतर होगा। तो आपको क्वेश्चन को फास्ट आप सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, तो उन दोनों ये दोनों वीडियोस मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को आप देखिए, बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके काफी यूजफुल होने वाला है। लास्ट तक इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक लेक्चर की सीरीज है, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। और इसमें हम लोग डिटेल थियरी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स में जितने भी टीजीटी पीजीटी इंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आईआईटी वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप कोर्सेज को जो आप स्टोर ऑप्शन में जाके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। मतलब अगर अगर आपको लीनियर इक्वेशन कुछ दे दिया जाए, जैसे मैं कह दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, मान लीजिए इस तरीके के लीनियर इक्वेशन आपको दे दिए जाए, तो इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। इसके सोल्यूशन देखिए, दो तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें कि एक तो होगा यूनिक सोल्यूशन, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट किया, चाहे वो एक एग्जिस्ट किया या इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट किया, है ना, उस केस में हम लोग कहते हैं जो हमारा सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है। सिस्टम मतलब जो ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इसको हम लोग कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब इसका सोल्यूशन मिलता है। साथ ही साथ जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, तो उसमें हम लोग सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब देखिए दो तरीके का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, एक होता है होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो किसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, किसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, इसकी पहचान मैं बता देता हूं। देखिए, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में राइट में जो ये कांस्टेंट है, अगर ये सब के सब जीरो हो गए, पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर एक भी नॉन जीरो है, तो हम लोग कह देते हैं ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो जो पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थियरी, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लीजिए आपको ये लीनियर इक्वेशन कुछ दे दिया जाए, जैसे a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1n(xn) इज इक्वल टू b1। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन है, इसी तरीके से n इक्वेशंस आपको दे दिए जाएं, और n वेरिएबल्स में आपको दे दिए गए। ठीक है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी। मतलब जो ये मैट्रिक्स, पहली जो मैट्रिक्स लिखी गई है, इसमें हम लोग जो ये वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 xn, इससे कोफिशिएंट्स को लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे पहले रो में हम लोग पहला जो इक्वेशन है उसमें x1 x2 x3 xn के जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, दूसरे रो में x1 x2 x3 xn के जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे। इसी तरीके से nth रो में हम लोग जो nth इक्वेशन है उसमें x1 x2 xn के कोफिशिएंट है उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे जो ये एक्स मैट्रिक्स लिखी जाती है, इसमें जो ये मैट्रिक्स ए होगा, इसका नाम ए हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का नाम एक्स हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स का नाम बी हो जाएगा।
एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, जो इसमें अननोन्स हैं x1 x2 x3 xn, इसको कॉलम में लिख देंगे। और जो राइट में बी मैट्रिक्स है उसमें जो राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इस तरीके से ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ 2x+3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और एक लिखा हुआ 4x-3y इज इक्वल टू 7। मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए बनाऊंगा। मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है, पहले इक्वेशन में देखिए एक्स वाई कोफिशिएंट कितना है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और 3 लिखेंगे। दूसरे इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट कितने हैं, 4 है और -3 है, तो इस तरीके से हम लोग 4 और -3 लिखेंगे। ठीक, ये मिल गया, मैट्रिक्स ए बन गया। एक्स मैट्रिक्स की बात करें, इसमें अननोन कौन कौन से हैं, एक्स और वाई अननोन्स हैं, तो ये मैट्रिक्स एक्स होगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। और जो राइट हैंड साइड में 5 और 7 है, इसकी भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स बी, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 5 और 7 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो आपका ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ए एक्स इज इक्वल टू बी में। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अगर देखिए मैं यहाँ पे ए लिखूं, ए इज इक्वल टू कितना था, 2 3 4 -3, और ये इसके बगल में मैं एक्स मैट्रिक्स लिखूं, एक्स मैट्रिक्स कितनी है, एक्स वाई है, और मैट्रिक्स बी कितना हमारे पास है, 5 और 7 है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट करेंगे, तो यही दोनों इक्वेशंस आपको मिलेंगे, है ना, यही दोनों इक्वेशंस आपको मिलेंगे। तो जो गिवन इक्वेशंस है उसको हम लोग हमेशा किस तरीके से लिख लेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे की बात देखिए। अब अगर देखिए, अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, जो ये मैट्रिक्स ए बनी है ना, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब उसका इनवर्स क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो अभी हमारा जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब अगर मान लीजिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो जो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास था, इसमें दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा, देखिए ये ए इनवर्स इंटू ए, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम मैट्रिक्स आती है, मतलब यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये जो ए एक्स इज इक्वल टू बी हमने शुरू में लिखा था, वहां से हमको एक्स निकालना था, और एक्स इस तरीके से हमारा आ गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इनवर्स बी आ गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इनवर्स बी आ गया हमारे पास। देखिए इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ऊपर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब जो है बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, आई कंडीशंस देखिए क्या क्या कंडीशंस बनती है, कौन से कंडीशंस में कौन कौन से सोल्यूशन मिलते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला बात हमें पढ़ना है क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एक आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी, आपका जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे n लीनियर इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है। ठीक है, n लीनियर इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है। तो अब देखिए पहला केस ये बनता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, then the system of equations is consistent and has a unique solution and given by x is equal to a inverse b। तो जैसा कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b, और a इनवर्स को क्या लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, और बगल में मैट्रिक्स b है, मल्टीप्लाइड बाय b, और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a, नीचे वाली चीज अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तब इस केस में हम लोग x को निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता ही है। तो नीचे जीरो नहीं होगा अगर, तो उस केस में हमको क्या मिलने वाला, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। उस केस में हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा। ये पहला केस हो गया हमारा। ठीक है, तो जैसे ही आप ए एक्स इज इक्वल टू आप बी बनाएंगे, तो मैट्रिक्स ए का सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरे केस की बात कर लेते हैं। अब अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया, अगर नीचे वाली चीज ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो पूरी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार किसके ऊपर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी पे आएगा। तो अब दो केसेस बनेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ गया, तो अब पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के ऊपर आ जाती है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यहाँ मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब ये तो मैट्रिक्स है, अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन या तो जीरो आएगा और या तो जीरो नहीं आएगा, दो ही बात है।
इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन या तो जीरो आएगा या तो जीरो नहीं आएगा। तो जो सेकंड केस इन्होंने बताया है कि कहा है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देखिए होगा क्या, इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब क्या होगा इससे जरा सा समझते हैं। देखिए जो यहाँ पे हमने लिखा था ना एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लेफ्ट में अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आप बता रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। और आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को आप बता रहे हैं कि ये नॉन जीरो है ना, ये नॉन जीरो नंबर है, मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स और लेफ्ट हैंड साइड में जीरो मैट्रिक्स है, तो क्या एक नॉन जीरो मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स से बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए क्लास 12 के जो सिलेबस में जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं ये सारी चीजों को, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये फार्मूला लिखवा के सिर्फ जो छोड़ देते हैं, है ना, जस्ट बता देते हैं बच्चों को ये आप इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना है, तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाती है, वहां पर थोड़ा सा अभाव हो जाता है। तो इस चीजों को आप डिटेल में थोड़ा सा बच्चों को भी आप बताइए एकदम अच्छे से कि अगर इस तरीके से चीजों को हम लिख लें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप ए कितना है? जीरो है। डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, उस नंबर से अगर एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। और राइट हैंड साइड में नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो क्या एक जीरो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स से बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो तीसरा केस हमारा है वो क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर आपका डिटर्मिनेंट, ये वाला केस की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस केस में देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को तभी होती है कि जब ये वाला केस आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया आगे देखिए, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो उस केस में दो बातें हो सकती हैं। उस केस में या तो नो सोल्यूशन आएगा, उस केस में या तो क्या आएगा? नो सोल्यूशन आएगा, या तो कितना आएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। उस केस में या तो नो सोल्यूशन आएगा या तो कितना आएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये बात है आपको जो है। और ज्यादातर केसेस में कुछ कुछ किताबों में तो आप अगर देखेंगे तो सिर्फ ये लिखा रहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखा होता है, जो कि पूर्णतया गलत है। क्योंकि आगे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जिस केस में हम लोग देखेंगे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में दो केसेस बनते हैं, या तो उसका नो सोल्यूशन आएगा या तो उससे कितने आएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। तो आगे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करवाऊंगा कि कब नो सोल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए थ्योरी क्या है। इन केस ऑफ थर्ड, पहले सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहला वाला ये था हमारा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में हमने बता दिया यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये तो बहुत साफ सुथरा केस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा केस ये आ गया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो उस केस में हमने क्या बताया था? नो सोल्यूशन बताया था। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब है? जब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी कितना हो जाए? जीरो आ जाए। इस केस में दो दो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। क्या क्या बनता है? यहाँ पे नो सोल्यूशन या तो आएगा या तो कितना आएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। तो इसको फर्दर हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, फर्दर कैसे डिस्कस करेंगे कि कब नो सोल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा? उसके लिए देखिए यहाँ पे एक नोट मैंने लिख रखा है। इन थर्ड केस, टू डिसाइड वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, take any two equations out of the three given equations and shift one of the variables say z on the right hand side to obtain two equations in x and y। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीन इक्वेशंस आपको दिए होंगे। मान लीजिए मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ, ये उस तरीके का एग्जांपल नहीं है। मान लीजिए एक रैंडम मैं लिख रहा हूँ सिखाने के लिए, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, मान लीजिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, इस तरीके की बातें हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, किसी एक वेरिएबल को राइट में भेज दें, किसी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन माइनस जेड, और क्या लिखेंगे हम लोग? टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस जेड। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, किसके टर्म में? एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, किसके टर्म में? जेड के टर्म में एक्स और वाई जेड की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग जो एक्स और वाई की वैल्यू जेड के टर्म में आई उसको अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा? सॉल्व दीज टू इक्वेशंस to obtain x and y in terms of z. If these values of x and y satisfy the third equation, then the system is consistent. उस केस में consistent होगा और infinite solution भी आएंगे। And if the values of x and y
इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई डू नॉट सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब उस केस में हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो करना क्या है, पहले तो देखिए, पहले तो आप जब भी आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, मान लीजिए वो जीरो आ गया। उसके बाद हम मैट्रिक्स मेथड की सिर्फ बात कर रहे हैं, हालांकि ये मेथड लेंदी होता है, इसको प्रीफर ज्यादा नहीं किया जाता है, बट आपको बच्चों को भी बताना होता है, आपको थियरी भी समझ के रखनी होती है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करते हैं, मान ली वो भी जीरो आ गया। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अभी दो पॉसिबिलिटी है, या तो नो सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। तो हमारा जो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आएगा, सबसे पहले किसी भी दो इक्वेशन को आप ले लीजिए, वहां पे आप लोग लेफ्ट में दो वेरिएबल रखेंगे, एक वेरिएबल को राइट में शिफ्ट कर लीजिए और उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी जेड के टर्म में। उसको थर्ड इक्वेशन में अगर पुट करने से सेटिस्फाई हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस केस में नो सोल्यूशन आएगा। तो बस ये कंप्लीट थियरी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, खासकर हमारा कैसा था, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको सॉल्व करने की इतनी थियरी है। मैट्रिक्स मेथड ये पहला मेथड है ना। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, थियरी मैंने आपको बता दिया। आई होप कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको थियरी क्लियर हो गई होगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए बना लेता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स ए कैसे बनेगी, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, पहले में कितने हैं, 1 2 1, दूसरे में कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 0 है, जेड का कोफिशिएंट 3 है, तीसरे में एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट -3 है, और जेड का कोफिशिएंट कितना है 0 है। ये मैंने बना लिया। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 18 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 18 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं आया, ठीक है। तो जब 0 नहीं आया, इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आपका आएगा, ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन हम निकालेंगे कैसे, तो वही चीज हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ से ए इनवर्स ए तो मिलकर आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इनवर्स बी आ जाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट आएगा, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि 3 by 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको विद इन 10 सेकंड निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके जरा बता देता हूँ। देखिए यहाँ सेकंड 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 हम शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, सेकंड कॉलम से शुरू करेंगे। ये आ गया 0 -3, फिर ऊपर जाएंगे 2 और फिर से 0। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 0 से स्टार्ट किया 0, फिर 0, फिर -3 और फिर कितना आ गया 2 और फिर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड कॉलम में जाएंगे, फिर से 3, फिर नीचे आएंगे 0, फिर ऊपर जाएंगे 1 और फिर से 3, मतलब 0 सॉरी 3, पहले क्या था 3, एक मिनट, पहले क्या था हमारे पास, पहले था हमारे पास 3, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 1 और फिर क्या लिखेंगे 3। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे 1, फिर 2, फिर 1 1, है ना, 1 2 फिर 1 1, ठीक है। और फिर से जो ये पहला जो रो था उसको रिपीट कर देंगे, मतलब 0 -3 2 0। अब इस तरीके से हम एडजॉइंट अब डायरेक्ट लिख पाएंगे विद इन 10 सेकंड्स, है ना। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी लिख पाएंगे इसको। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट आप निकालिए, कितना आ जाएगा 0 + 9, मतलब कितना आ जाएगा 9, पहला आ गया। फिर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा -3 और कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। इसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करिए, 6 -0 मतलब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो एडजॉइंट है 9 -3 6 और 6 -2 -2 6 -2 -2 और थर्ड रो आपका आएगा -3 और आ जाएगा 7 और साथ में कितना आ जाएगा -2। ये मैंने एडजॉइंट आपका निकाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स कितना होता है, ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाइड बाय कितना बी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 18, ये आ जाएगा 1/18 और लेफ्ट में मुझे एक्स लिखना है, एक्स मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, एक्स वाई जेड हो जाएगी, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/18। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया हमारे पास 9 -3 और कितना है 6, यहाँ पे है 6 -2 -2 और ये हमारे पास कितना -3 7 और -2
और मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, 7 11 और 1 है, 7 11 और 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हर एलिमेंट को 18 से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट में तो है हमारे पास एक्स वाई जेड, और राइट में हमारे पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 213 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 213। तो कंपेयर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, तीन इक्वेशन दिए गए हैं, तीन वेरिएबल दिया गया है। पूछा जा रहा है इसका कितना सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, या नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले वही चीज है, मैट्रिक्स ए बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए बना लेते हैं। तो पहले में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कितने, 3 -1 और -2, बाद में हमें उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, तो ऐसे डिटर्मिनेंट ही बना लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 3, फिर कितना आ जाएगा -1, फिर कितना आ जाएगा -2, और दूसरे रो में अगर दूसरे इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2, और जेड का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1। तीसरे वाले में एक्स का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट -5 हो जाएगा, और जेड का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट में हमारा वैल्यू जो आएगा इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा 1 2 3 वाला है, 3 -1, 3 -1 -2, ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आ गया, तो अब हम लोग लगे हाथ क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आपका जो आएगा, है ना, उसी मेथड से हम लोग निकालेंगे इसको। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया शॉर्टकट मेथड। अगर इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5 10 5, -5 10 5, इसका एडजॉइंट आ जाएगा। फिर -3 6 और 3, -3 6 और 3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा -6 12 और 6, -6 12 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अब हम लोग आगे क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, -5, और ये कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 5, और फिर कितना हो गया -3 6, और कितना आ जाएगा 3, और फिर -6, देन यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। ये तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। बी मैट्रिक्स किससे बनती है, जो राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट है 2, यहाँ पे कितना -1 और यहाँ पे कितना 3, इससे बन गया 2 -1 और 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 -3 -6, -5 -3 और -6 आ गया। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स बराबर नहीं आया। ठीक, तो क्या केस बना, केस ये बना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये कौन सा केस था, ये अगर हम फिर से दिखाएं अगर आपको, ये सेकंड केस था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो हो, उस केस में हमको नो सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा द इक्वेशंस x + 2y + 3z = 1, x - y + 4z = 0, 2x + y + 7z = 1 have only two solution, only one solution, no solution, infinitely many solution। ठीक है, फिर से वही जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहले में कितना 1 2 3 है, पहले में कितना हो गया 1 2 3, फिर आगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा -1, फिर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1, और कितना आ जाएगा 7। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हमें इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। आई होप एडजॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मेरा जो वीडियो है, आपका जो शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट निकालने का, उसको आप जरूर देखिएगा, उससे आप एडजॉइंट को डायरेक्ट विद इन 10 सेकंड में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट किया हुआ है, आपका टाइम बर्बाद ना हो इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसका एडजॉइंट कितना आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो एडजॉइंट आएगा वो आएगा -11 -11 और 11, -11 -11 और 11। ठीक है, और सेकंड रो में आ जाएगा 1 1 -1, 1 1 और -1, और थर्ड में आ जाएगा 3 3 और -3। ठीक है, 3 3 और कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारे पास यही है, -11 और -11 साथ में 11, और यहाँ पे 1 1 -1 1 1 -1, और ये कितना 2 1 7। ठीक है, 2 1 7,
साथ में हम लोग मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स बी क्या बनेगी, यहाँ पे 1 है, ये 0 है, और यहाँ पे कितना 1 है, मतलब 1 0 1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0 0 0। मतलब ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स बन गया, जीरो मैट्रिक्स बन गया। तो अब केस कौन सा बना, अब ये केस बना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी कितना आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए, अभी तक हम लोग डिसाइड कुछ नहीं, इतने से कुछ नहीं डिसाइड होगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो बनेगा नो सॉल्यूशन, और या तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जिससे पहला इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 - 3z। ठीक है, जेड को मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4z। ये दो इक्वेशन आ गए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -11z+1, -11z+1 डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा 3। और जो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1 + z/3, 1 + z/3। ठीक है, अब ये जो x और y की वैल्यू है, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स -11z+1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा प्लस y का मतलब 1 + z/3, और साथ में कितना है हमारे पास है +7z। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निश्चित रूप से किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। जब इस ये जो जो भी लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आई थर्ड इक्वेशन पे वो क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब इस केस में हमको कितने सोल्यूशन मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर ये सेटिस्फाई ना करता तो हम कह देते इस केस में हमको कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिलहाल इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इससे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थर्ड इक्वेशन ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग वही मैट्रिक्स ए बनाते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कितना आ जाएगा 1 1 -1, फिर कितना आ जाएगा 1 1 -1, फिर से कितना आ जाएगा 1 1 -1। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं, तीनों का तीनों रो सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे x + y - z लेफ्ट में, x + y - z, x + y - z मैंने जानबूझ के लिया हुआ है। राइट हैंड साइड में बदल दिया गया 1 2 3। इसका मतलब ये तीनों लीनियर इक्वेशन जो है ना, ये तीन प्लेन को रिप्रेजेंट कर, तीन पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीनों जो इक्वेशन है, तीन पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। तो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा केस बना हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी कितना आ गया, जीरो आ गया। अब फिर से वही बात, या तो आएगा नो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, या तो कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। नो सोल्यूशन आएगा, या तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन, शुरुआती दो इक्वेशन में ले लेता हूँ। x + y - z इज इक्वल टू 1। हालांकि मैंने आपको बता दिया पैरेलल प्लेन से कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, बट थियरी के थ्रू जाते हैं। जो थियरी हमने लिखी है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो आ जाए और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी भी जीरो आ जाए, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी, या तो नो सोल्यूशन या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो पहले दो इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ, x + y - z इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, राइट हैंड साइड में -1। तो क्या 0 -1 के बराबर होता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले ही जो है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से कोई भी ये सेटिस्फाई, मतलब इसमें कुछ हम सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 0 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी हमको कितना मिल जाएगा, 0 इक्वल टू -1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं चीजों को कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिक सोल्यूशन कहने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा हमने बताया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए, और साथ में तब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। सपोज ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में हम लोग क्या बताने वाले, नो सोल्यूशन बताने वाले हैं। इस केस में नो सोल्यूशन कहेंगे। अब अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी कितना आ गया, जीरो आ गया, तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी। या तो क्या होगा, हमारे पास नो सोल्यूशन आएगा हमारे पास,
और या तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग किसी भी दो इक्वेशन को ले लेंगे, उसमें x और y की वैल्यू z के टर्म में निकाल लेंगे और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और सेटिस्फाई नहीं किया तो नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यह भी आज के लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। होप सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मैट्रिक्स मेथड है वो कंप्लीटली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग होमोजीनियस सिस्टम भी पढ़ना है हमको, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और साथ ही साथ हम लोग जो नेक्स्ट मेथड होगा वो हमारा क्या होगा, क्रैमर्स रूल होगा, साथ में रैंक मेथड, इस सारी चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।